शुरुआत 1966 से होती है, जहां हम एक बच्चे एवरी को देखते हैं जो अपने कमरे में खेल रहा था। अचानक उसे अपने नाम की आवाज सुनाई देती है, जो उसकी माँ की थी। वह बाथरूम में जाता है और बेसिन के नीचे के कैबिनेट को खोलता है, जहां उसे उसकी माँ दिखाई देती है। वह कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे स्नैक्स लाकर दे। एवरी उसकी बात सुनता है और किचन से एक सेब लाकर देता है। वह सेब खा लेती है, लेकिन फिर पूछती है कि क्या वह उसके दोस्त के लिए भी स्नैक्स लाएगा। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और उसे बचकर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और खाने लगती है, और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम 3 जनवरी 1987 का दृश्य देखते हैं, जहां हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार अपोलो दिखाई देता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हेरोल्ड वेम्स नामक व्यक्ति के पास आता है। वह उसी के परिवार के साथ हुए हादसे पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। हेरोल्ड उसे पानी देता है और बताता है कि डॉक्यूमेंट्री उसी और उसके बेटे पर होने वाली है। असल में उसकी पत्नी और बेटे की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिससे लोग हेरोल्ड को ही कातिल मानने लगे थे। हेरोल्ड ने अपोलो को सच जानने के लिए बुलाया। हेरोल्ड अपोलो को पहले ही पैसे दे देता है और फिर वे लोग काम शुरू करते हैं। हेरोल्ड कुर्सी पर बैठता है और अपोलो कैमरे को तैयार करता है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है और हेरोल्ड अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बेटे की मौत वाले दिन क्या हुआ था, और आज तक जो उसने लोगों से छिपाया था, वह सब सच आज बताने वाला था। हेरोल्ड अपोलो को बेसमेंट में लेकर जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी की लाश उसे यहीं मिली थी। वह बाहर गया था, लेकिन जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी की लाश वहां थी, और उसके चेहरे पर डरावने भाव थे, जैसे उसने मरने से पहले कोई खौफनाक चीज देखी हो। हाथों और पैरों पर घाव थे, मानो किसी ने उसे खाने की कोशिश की हो। इसी वजह से पुलिस ने हेरोल्ड को मुख्य संदिग्ध माना। उसकी पत्नी के शरीर पर काटने के निशान थे, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वह निशान हेरोल्ड के नहीं थे, इसलिए सबूत न होने पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी बीच अपोलो उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन हेरोल्ड उसे इसके बारे में बात करने से मना कर देता है। फिर वह उसे अपनी वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें दिखाता है, जो उसने कैप्चर कर रखी थीं। हेरोल्ड कहता है कि उसके पास बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए उसे नहीं पता कि लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसी बीच बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। हेरोल्ड कहता है कि बच्चे मानते हैं कि उसके घर में कोई चुड़ैल रहती है, और वह हंसने लगता है। अपोलो को अब वापस जाना था, लेकिन हेरोल्ड उसे रुकने के लिए कहता है ताकि शूटिंग पूरी हो सके, और ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने का वादा करता है। अपोलो पैसे के लालच में मान जाता है और हेरोल्ड उसे पैसे दे देता है। इसके बाद अपोलो अपनी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है और उसे स्लो मोशन में देखता है। उसे हेरोल्ड के पीछे कुछ नजर आता है, और ब्राइटनेस बढ़ाने पर वहां कोई खड़ा दिखाई देता है। अभी वह कुछ रिएक्ट कर पाता कि हेरोल्ड उसे अपने पास बुला लेता है। कुछ फिल्म रीलें थीं जिन्हें वह अपोलो को दिखाना चाहता था। अब असल में उन रीलों में वह वीडियो थी जो हेरोल्ड ने अपनी मृत पत्नी की शूट की थी। उसकी पत्नी की हालत काफी खराब थी, और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हेरोल्ड यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। साथ ही वह अपोलो को बताता है कि लोगों को यह लगता है कि उसके घर के नीचे एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को खाती है। यह सब देखकर और सुनकर अपोलो को कुछ होने लगता है, और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अपोलो की आंख खुलती है और वह खुद को बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर हेरोल्ड भी होता है, जो किसी लड़की से मिल रहा होता है, और उसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। तब अपोलो कहता है कि उसे यहाँ से जाना है। तब हेरोल्ड आकर उसे बताता है कि उसके किचन में जो भी खाने का सामान था, जैसे कुकीज और सूप, उनमें ड्रग्स थे, लेकिन अपोलो ने कुछ खाया ही नहीं। तब वह बताता है कि जो पानी उसने पिया था, उसमें भी ड्रग्स थे। हेरोल्ड बताता है कि उसे चुना गया है और उसने उसे चुना है। वह अपने आप को बेजल कहती है, और वह इस घर के नीचे हेरोल्ड से पहले से रह रही है। उनके बलिदानों से वह यहाँ कई सालों से जिंदा है और आगे भी रहेगी। वह जिंदा इंसानों का ही मांस खाती है और हर 300 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। हेरोल्ड कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बलिदान दिए हैं, जिसमें उसकी पत्नी जीन भी है। बेजल ने जीन के शरीर को कुछ दिनों तक खाया था, जो कि हेरोल्ड के लिए देखना बहुत कठिन था।
लेकिन बाद में उसने ऐसा जीना सीख लिया और अब उसके ऊपर बेजल की जिम्मेदारी आ गई है कि उसे खाना खिलाना है। असल में इस काम को करने के लिए उसके साथ एक और महिला थी, यानी कि वही महिला जो अभी आई थी, और वह उसकी दूसरी पत्नी है जो उसके साथ यह सब काम करती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेरल्ड की आंखें बदल गई थीं, जिससे पता चलता है कि वह असल में उस चुड़ैल का सेवक है। खैर, यहाँ पर अपोलो हेरल्ड के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देता है, जिससे हेरल्ड गिर जाता है और मरने लगता है। लेकिन तभी अंदर से वह चुड़ैल आती है जो अपोलो का सिर उड़ाकर उसे मार देती है। इसके बाद हेरल्ड मारा जाता है और यहाँ पर उसकी दूसरी पत्नी, जिसे हम मिसेस वेम्स कहेंगे, अकेली रह जाती है। अब दृश्य 20 नवंबर 2003 की तरफ बदलता है, जहां पर हम नाओमी नाम की नर्स को देखते हैं जो हेरल्ड वेम्स के घर जाती है। असल में मिसेस वेम्स अभी भी वहीं रहती हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब है, इसलिए नाओमी उनकी देखभाल करने आई थी। लेकिन यहाँ पर वह एक चार्लोट नाम की लड़की के प्रतिस्थापन में आई थी। चार्लोट किसी कारण से मिसेस वेम्स को छोड़कर चली गई, और यहाँ पर शायद हमें इस बात का कारण पता चलता है। शायद उसने भी मिसेस वेम्स के सामने बलिदान दे दिया होगा, या फिर वह सच में डर के मारे भाग गई होगी। खैर, यहाँ पर नाओमी वेम्स से मिलती है और नाओमी को देखकर मिसेस वेम्स काफी डरावनी मुस्कान देती हैं, जिसे देखकर नाओमी कहती है कि उनकी मुस्कान काफी प्यारी है। फिर उसके बाद वह उनके लिए खाना लेकर आती हैं, जिसे वह बिल्कुल नहीं खाती। तब वह उनका चेकअप करती हैं, और इसी बीच उन्हें जमीन से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि चार्लोट का होगा। वह रिकॉर्डर नाओमी अपने पास रख लेती हैं। यहाँ पर वह मिसेस वेम्स को सुलाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो वह जल्दी से जाकर मिसेस वेम्स को चेक करती हैं। तब वह देखती हैं कि मिसेस वेम्स अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही थीं। वह कहती हैं कि उसने पहले लिंडा को फिर चार्लोट को ले लिया। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि चार्लोट से पहले भी यहाँ कोई लिंडा नाम की देखभाल करने वाली रही होगी। फिलहाल उसकी बातें नाओमी को समझ में नहीं आती, इसलिए वह उस टेप रिकॉर्डर को सुनने चली जाती हैं। वह टेप चार्लोट की ही थी। चार्लोट कहती है कि उसकी मरीज मिसेस वेम्स के साथ कुछ अजीब हुआ था। असल में मिसेस वेम्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जब वह रात में मिसेस वेम्स के पास गई थी, तो उसने उनके मुंह से कुछ डरावनी बातें सुन ली थीं। वह कह रही थी कि उसकी वजह से लिंडा को चोट पहुंची है, और वह किसी से भी सोते हुए बात कर रही थी। यहाँ नाओमी इस रिकॉर्डिंग को काफी ध्यान से सुनती है, जिसमें मिसेस वेम्स कहती है कि बस एक ही बहुत है और वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और रिकॉर्डिंग के अंदर जो दूसरी डरावनी आवाज होती है, वह मिसेस वेम्स से कह रही होती है कि उसे चार्लोट भी चाहिए, और यहाँ ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अब पूरी बात जानने के लिए नाओमी मिसेस वेम्स को सुलाकर रिकॉर्डर उसके पास रख देती है, ताकि नींद में वह जो कुछ भी बोलेगी वह रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद वह सुनकर अंदाजा लगा सकती है कि आखिर इस घर के अंदर और मिसेस वेम्स के साथ दिक्कत क्या है। अब वह रिकॉर्डर ऑन करके सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मिसेस वेम्स होती हैं, जिनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, और उसे देखकर लग रहा था कि वह पार्श्व में है। लेकिन यह सब उसका नाइटमेयर था। अब यहाँ वह इस रिकॉर्डर को सुनने लगती है, जिसके अंदर मिसेस वेम्स ये कह रही थी कि अब बस बहुत हुआ, वह इसी पर फेस्ट कर ले। तभी उस रिकॉर्डर में से एक डरावनी आवाज आती है जो कि नाओमी को हेलो कह रही थी। इसी बीच घर के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू हो जाती है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वह बेसमेंट में चेक करने जाती है, क्योंकि वहां से उसे कुछ आवाज आ रही थी। वह मिसेस वेम्स ही थी जो कि मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। नाओमी नीचे जाकर चेक करती है, जहां पर उसे लिंडा और चार्लोट के आईडी कार्ड मिल जाते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि उनके साथ मिसेस वेम्स ने ही कुछ गलत किया है। लेकिन हम जानते हैं कि यह काम बेजिल का था, और यहाँ पर वह अपने आसपास किसी को सेंस कर रही होती है, और वह वहां से भागने लगती है क्योंकि वह काफी डर गई थी। खैर, अब वहां सीढ़ियों पर उसे एक छोटा सा दरवाजा मिलता है। उसके अंदर वह चली जाती है, जहां पर उसे चार्लोट मिलती है, जो कि आधी मृत थी।
वह उसे बचाने आगे बढ़ती है कि तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है जो कि काफी डरावनी थी। वह उसे भी पकड़कर मार देती है। इसके बाद दृश्य सीधा 2013 में आता है, जहां पर इस घर के अंदर एक कपल रहने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेरल्ड की दूसरी पत्नी यानी कि मिसेस वेम्स अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर उसका बेटा लुकस और उसकी पत्नी नोवा रहने आए थे। लेकिन लुकस यहाँ पर इस घर को बेचने आया था और यहाँ पर नोवा को एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए लुकस उसकी बात नहीं मानता, यानी कि वह बच्चे के लिए तैयार नहीं था। अब इसके लिए नोवा ने काफी बार कोशिश की थी, लेकिन लुकस किसी भी हाल में बच्चा नहीं चाहता था, जिससे नोवा काफी दुखी थी। अब एक दिन रात में सोते हुए उसे बिस्तर के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। इसको सुनकर वह अपने कैमरे की मदद से बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन नोवा को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वह नीचे झुककर देखने लगती है, तब उसे दरवाजे के पास किसी के पैर दिखते हैं। जब वह बिस्तर के ऊपर से देखती है तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही बिस्तर के नीचे से वह फिर देखती है, तब वह पैर और आगे आ जाते हैं और बेड पर चढ़ जाते हैं। बेड के ऊपर देखने पर वह अपने आप को देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थीं और साथ ही लुकस की भी। लेकिन यह उसका नाइटमेयर था। खैर, अब अगले दिन लुकस उसे नहीं मिलता, तब वह उसे बेसमेंट में ढूंढने जाती है। अब बेसमेंट के अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसे वह अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के पास वाले छोटे दरवाजे के अंदर से आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि काफी छोटा था, और वह उसे अपने पास रख लेती है, जिसका कारण हम समझ सकते हैं क्योंकि उसे हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था और उसकी तमन्ना आज फाइनली पूरी हो गई थी। वह उसे सीढ़ियों पर बिठाकर खिलाने लगती है। अब लुकस जब वहां पर आता है, तब वह देखता है कि नोवा के हाथों में एक मरी हुई बिल्ली थी, न कि कोई बच्चा। लेकिन नोवा को तो वह बच्चा दिखाई दे रहा था और लुकस जाकर उसे फेंक देता है। वह उसे समझाता है कि वह बिल्ली है, न कि कोई बच्चा। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी और यह सब भी किसी और का नहीं, बल्कि इसी चुड़ैल यानी कि बेजल का किया धरा था। माइट बी वह नोवा को टारगेट बनाना चाहती थी। अब अगले सीन में लुकस को नोवा बदली बदली नजर आ रही थी और आज हम यह भी नोटिस कर पाते हैं कि लुकस नोवा का कैमरा चेक करता है, जिसमें पिछली रात की वीडियो थी जिसमें वह दोनों अंतरंग हो रहे थे। लुकस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब इसलिए वह ये बात नोवा से पूछता है, तो नोवा ये बताती है कि उन्होंने ये कल रात को किया था, लेकिन लुकस को ऐसा कुछ भी याद नहीं। अब लुकस तभी बेसमेंट को चेक करता है क्योंकि पिछले रात नोवा वहीं पर थी। अब वहां पर उसे हेरल्ड का कैमरा मिलता है, जिसे लुकस ऊपर ले आता है और वह उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें जीन की मौत की वीडियो और उस चुड़ैल की वीडियो थी। लुकस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या है। अब वीडियो आगे बढ़ती है और यहाँ पर वीडियो और भी क्रीपी होती जाती है। ये देखकर लुकस बहुत डर जाता है और वो नोवा से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वह अब जाना नहीं चाहती थी। इसी बीच किसी का कॉल आता है जो कि उनका वह घर खरीदना चाहता था। इस पर लुकस खुश हो जाता है। अब रात को लुकस और नोवा साथ में होते हैं, जहां पर लुकस उसे कहता है कि वे लोग पेरिस मूव कर जाएंगे। उसकी बात सुनकर नोवा रोमांटिक होने लगती है, लेकिन वह उसी पर हमला कर देती है। लेकिन यह सब लुकस का सपना था। इसके बाद सुबह उठने पर वह नोवा को देखता है, जो कि उसे स्टैब करके मार देती है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि नोवा प्रेग्नेंट भी थी और आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। माइट बी 300 साल पूरे हो गए थे और हर 300 साल में इस चुड़ैल को एक बच्चे को जन्म देना होता था, तो वह किसी इंसान को प्रेग्नेंट करके उसके पार्टनर के साथ अंतरंग होती थी और यही चीज नोवा के साथ भी हुई थी। यानी कि बिस्तर के ऊपर जब दोनों की आंखें सफेद हो गई थीं, वह सपना नहीं था, वह रियलिटी थी। इन दोनों को ही चुड़ैल ने प्रेग्नेंट करके दोनों को अंतरंग करवाया ताकि नोवा प्रेग्नेंट हो जाए और वह बच्चा इस चुड़ैल को मिल जाए।
अब आप ये सोचेंगे कि आखिर उस बच्चे का वह क्या करेगी। तो शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद नोवा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिससे वह चुड़ैल खा रही थी। जी हाँ, असल में वह चुड़ैल बच्चे को खाकर खुद को जवान रखती थी और खुद को खुशी देती थी। इसके बाद समय और आगे बढ़ता है, जहां पर हम एक परिवार को देख पाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर नोवा अभी खत्म हो गई होगी। अब ये परिवार इस घर के अंदर रहने के लिए आया था, यानी कि चुड़ैल को नए लोग मिल गए थे जिनको मारकर वह खाएगी। और वह इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।